मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। अब उसने दिखा दिया। अब होगा क्या? अब क्या होगा? कमला कह रही नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। आ जाओ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब वो नहीं आई तो मैं अच्छा मेरे पास नया छाता, मुझे नए छाती का वो था, बड़ी खुशी थी। तो मैंने कहा तुम नहीं आए तो मैं ही आ जाता। मैं उसके छाती के नीचे लिया। अब हम लोग घूम रहे हैं और वहाँ से थोड़ी देर में पिताजी भी आ गए। अभी हम लोगों ने सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ा और बहुत शानदार आप लोगों ने पढ़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। अब जो मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स सिंपल सेंटेंसेज में सारे प्रयोगों को अच्छे से करना सीख जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग में। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट में टीचर्स बताते हैं, जबकि इसका प्रयोग बहुत ही वास्ट है। एक अच्छा यूज इसमें हम लोग सीखने को हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत धांसू टॉपिक आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। और आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा पेपर या तो सिंपल पूछता है या कॉम्प्लेक्स पूछता है, ठीक। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या सीखना है? कुछ प्रीपोजिशन को सीखना है। इसमें लिखा क्या? जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन, मतलब इस टॉपिक में आपको कुछ प्रीपोजिशन को सीखना ही होगा। आज हम जो सबसे पहले प्रीपोजिशन ले रहे हैं इन स्पाइट ऑफ के प्रयोग से, बहुत गजब का टॉपिक है। इन स्पाइट ऑफ के प्रयोग से यानी कि पेपर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि जेरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करो। पेपर पूछेगा सिंपल सेंटेंस बनाओ। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग हमें कब करना है? जब दिए गए वाक्य आपस में विरोधी भाव प्रकट करें, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन को बताएं। किसको? कॉन्ट्रडिक्शन हो। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है? विरोधाभास हो इसमें। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट पास। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट पास, वह पास नहीं होगा। तो ये विरोधाभास से कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा, क्योंकि कठिन परिश्रम किया था तो उसे पास होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जब कठिन परिश्रम कर रहा तो उसे पास होना चाहिए था, लेकिन ये पास नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता? के बावजूद। इसका मतलब क्या होता? तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे आपने देखा सेंटेंस में विरोध हो रहा, क्या हो रहा? ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट पास, वह पास नहीं हुआ, विरोध हो गया। अगर पास हो जाता तो कोई विरोध नहीं था। तो जैसे विरोध होगा आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए इन स्पाइट। इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा जेरेंड बनेगा, यानी कि इन स्पाइट ऑफ के बाद जेरेंड, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाओ। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कॉमा लगा के सेम लोग दो दूसरा, ही डिड नॉट पास। क्या मतलब होगा? कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह पास नहीं हुआ। क्या आपने बनाया? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही डिड नॉट पास, कठिन परिश्रम के बावजूद भी वह पास नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लो, इट इज डार्क, क्या लिखा? इसका मतलब क्या होगा? अंधेरा है। आई कैन सी, मैं देख सकता। कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं? कैसे? हाँ, अंधेरा है। अगर मैं ये लिख दूं इट इज डार्क आई कैन नॉट सी, अंधेरा है मैं देख नहीं सकता हूं, तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोध नहीं है। लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ अंधेरा है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, तो ये विरोध हो रहा। विरोध को समझने के लिए जैसे मैं, ये मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं इस बॉल पे मारूं और ये मार्कर बॉल को, दीवार को फोड़ के बाहर निकल जाए तो कोई विरोध नहीं होगा, यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको दीवार पे मारा और ये वापस आके मेरे मुंह पे गिर गया, यानी कि विरोध हो गया। समझ रहे हैं ना? या अच्छा मैं कॉन्ट्रडिक्शन का एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल दूं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, मुंह को अपना अपना ऊपर करना है, करो जरा। लेकिन इसको प्रैक्टिकल को यहाँ नहीं करना, घर पे करना। घर पे जाना, अपने अपने मुंह ऊपर करना, थूकना, ऊपर ही थूक, और देखना अगर थूक वापस कभी ना आए तो विरोध नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। लेकिन अगर देखना बोले और अगर वो तुम्हारे मुंह में आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? विरोध हो गया। विरोध का मतलब समझ रहे हैं ना? अरे एक दूसरा बहुत जबरदस्त एग्जांपल दे रहा है। मान लो आपने अपनी किसी फ्रेंड को देखा
और वो बहुत अच्छा लग रहा है या लग रही है, आपने पकड़ के 2 गाल में नहीं बोल बहुत अच्छी लग रही तुम्हारी, और उसने कहा हाउ स्वीट, 2 और मारो ना, इसका मतलब विरोध नहीं होगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, यही होगा कि नहीं। लेकिन तुमने उसमें 2 मारे खींच के उसे पकड़ के चुटाई लगे तो आपने चाहा, लेकिन मतलब विरोध हो गया। क्या हो गया? आई होप कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ गया। तो इसका कॉन्ट्रडिक्शन, इट इज डार्क, अंधेरा है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। अब इसको बनाओ तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ। क्या लिखना है? इन स्पाइट ऑफ। अब आपको याद होना चाहिए, अब इसके बाद हमेशा जेरंड लगना है। इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा जेरंड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और इसमें क्या है? जेरंड का ही यूज होगा, जेरंड का यूज हमेशा बेटा होना है। तो आपने देखा इन स्पाइट ऑफ तो लिख गया, अब यहाँ वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब होती तभी तो आईएनजी लगाते। आपको मालूम है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़ा था, एजेएमआर वॉज वर्ब मतलब बी फॉर्म, तो आपने लिखा बी और आईएनजी लग गया बी, बन गई जेरंड। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डार्क, कॉमा आई कैन सी, कितना सुंदर सेंटेंस बना, लाली लिपस्टिक लगा के आया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग डार्क, अंधेरा होने के बावजूद भी मैं देख सकता हूँ। विद के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते, किसके प्रयोग से? विद के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते वो समझना है। तो जब एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दी हो तथा दूसरे सेंटेंस में उसी के साथ या पास कोई दूसरी नाउन या प्रोनाउन दी हो तो उन्हें हम किससे जोड़ देते? विद से जोड़ देते। किससे जोड़ देते? पूरी बात क्या है, जब एक सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दी हो तथा दूसरे सेंटेंस में कोई दूसरी नाउन या प्रोनाउन दी हो, तो ध्यान रखना उस नाउन को विद से जोड़ते। अगर एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो कभी परेशानी नहीं होगी, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहो। हमेशा ध्यान रखना नाउन को विद से जोड़ना। किसको जोड़ना है? पहले सेंटेंस में कोई नाउन, प्रोनाउन छोड़ो, तुम तो सीधा समझो, एक सेंटेंस में कोई नाउन, दूसरे सेंटेंस में कोई नाउन, पहले सेंटेंस में कोई नाउन, दूसरे सेंटेंस में कोई नाउन, दोनों नाउन को किससे जोड़ दो? किससे जोड़ दो? किसको? अरे किसको? नाउन को। किसको जोड़ लोगे? चलो जोड़ते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक छड़ी थी, डंडा था। पहले सेंटेंस में नाउन ढूंढा जाए। हाँ भाई, नाउन ढूंढा जाए पहले सेंटेंस में, नाउन ओल्ड मैन। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शब्द के आगे अगर आर्टिकल लगा तो नाउन होता। आपको ये मंत्र दे दिया, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड मैन क्या है? नाउन, और इसमें नाउन क्या है? स्टिक। मिल गए दोनों नाउन। अभी मंत्र सीखा, नाउन को विद से जोड़ना, खत्म हो गई बात। जैसे इस तरीके के सेंटेंस देखे, पेपर सिंपल पूछे, समझ जाना जेरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। वो भी कौन सा प्रीपोजिशन? विद ही आएगा। क्या आएगा? तो चलो विद आ गया। अपन क्या लिखेंगे? आई सॉ एन ओल्ड मैन। हाँ, ये सब फर्जी बातें हटाओ। यहाँ आपने किसी क्या जोड़ दिया? विद। आई सॉ एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड। इसका मतलब क्या होगा? मैंने एक आदमी को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा। आई सॉ एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक इन हिज हैंड, मैंने एक आदमी को हाथ में छड़ी लिए देखा। आप कह सकते हैं मैंने एक आदमी को हाथ में लठ लिए देखा। मैंने एक आदमी को हाथ में क्या लिए देखा? तो कितना गजब का कॉन्सेप्ट। पहले सेंटेंस का नाउन, दूसरे सेंटेंस का नाउन। जैसे ही नाउन दिखे, पेपर ने कहा सिंपल, तुरंत दोनों नाउन को विद से जोड़ना। देखो ये पहला नाउन और ये दूसरा नाउन, जोड़ लोगे ना। चलो दूसरा सेंटेंस पढ़ा जाए। द बॉय इज माई ब्रदर, लड़का मेरा भाई है। ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में किताब है। बोलो प्रशांत। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा लड़का, बहुत सीधा। क्या नाम बेटा? प्रशांत। और किसी को बताना है? हाँ ऋतिक। गुड, राइट आंसर। ये सही तरीका बेटा। आप प्योर नाउन देखो, प्योर नाउन क्या है? बॉय। देखो यहाँ बॉय के पहले द लगा, आर्टिकल लगा, ये नाउन। अब ब्रदर भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो द बॉय इज माई ब्रदर, मेन बात हम ब्रदर की नहीं कर रहे। जो बॉय है वो भाई है, वो रिलेशन बन गया। हम रिश्ते की बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं तो कोई पूछेगा ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता नहीं, अभी अपन द बॉय किसकी बात हो रही? मेन बात है बॉय। क्या? बॉय। तो अपन इसको लिखो बॉय,
द बॉय, फिर आपने लिखा दूसरे सेंटेंस में नाउन क्या है, द बॉय, और इसे जोड़ना किससे, विद से, द बॉय विद अ बुक, क्या लिखा, हाँ, इन हिज हैंड, पूरा लिख दो, कॉमा लगा के लिख दो, इज माय ब्रदर। ये सेंटेंस कितना सुंदर लगेगा, इज माय ब्रदर। अब आपने क्या कहा, द बॉय विद अ बुक, लड़का जिसके हाथ में किताब है, बुक है, इन हिज हैंड इज माय ब्रदर, मेरा भाई है, यानी कि किताब वाला लड़का मेरा भाई है। अब जैसे कई बार आपके पापा दूर से बता रहे, देखो वो पीली शर्ट वाला छोरा मेरा बेटा है, ऐसे ही बोले, लाल साइकिल वाला लड़का मेरा बेटा है, ऐसे ही बताएंगे ना, नीली आंखों वाली लड़की, ये तो कलवा हो रहा, मेरी बहन है, ऐसा कह सकते, ऐसे कह सकते नहीं कह सकते, भाई है। तीसरा बनाओ, हाँ, अब आपको कौन से समझ में आया, द बुक, पहले सेंटेंस में नाउन बुक है, दूसरे में क्या है, गोल्डन का, द बुक विद अ गोल्डन कवर, कॉमा एज माय। अब बुद्धि तुम लोगों की खुल गई है, किताब क्या, अच्छा, द बुक विद अ गोल्डन कलर है, अच्छा, द बुक विद अ गोल्डन कलर इज माइन, यानी कि सुनहरे कवर वाली कि कलर वाली, सुनहरे कलर वाली किताब इज माइन, मेरी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पर इट हैज अ गोल्डन कवर लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, द बुक विद अ गोल्डन कवर इज माइन। विदाउट के प्रयोग से कैसे सिंपल बनाते, किसके प्रयोग से, तो जब किसी सेंटेंस में किसी वस्तु या क्रिया का अभाव, बस दो चीजों का अभाव, कमी, अभाव का मतलब क्या है, जब किसी सेंटेंस में किसी वस्तु मतलब थिंग और क्रिया मतलब वर्ब का अभाव हो, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे सेंटेंस पर निगेटिव प्रभाव पड़े। भाई किसी भी चीज की कमी होगी तो उसका परिणाम निगेटिव ही होगा, तो हमें क्या करना, उस अभाव वाली वर्ब को विदाउट के साथ जोड़ना है, किसके साथ, और ध्यान रखना एक चीज सीख लो हमेशा, जैसे यहाँ लिखा आई हैव नो अम्ब्रेला, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, तो मेरे पास अभाव या कमी किसकी है, अम्ब्रेला की, मेरे पास क्या नहीं है, अम्ब्रेला। तो यहाँ जैसे तुमने पढ़ा नो अम्ब्रेला, यानी कि मेरे पास इस चीज के अभाव हो गया, कमी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप फर्क क्या पड़ रहा, मैंने भाई घोषणा कर दी, आई विल नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊँ। अब इसका मतलब तो सीधा हो गया नो अम्ब्रेला, विदाउट अम्ब्रेला आई विल नॉट गो आउट। कितना सिंपल है, बस आपको लॉजिक समझना है। जैसे किसी सेंटेंस में किसी वस्तु या क्रिया का अभाव हो और जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे सेंटेंस पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तुरंत आपने लिखा विदाउट, ये सब फर्जी बातें हटाएं, आपने लिखा विदाउट, और ये नो अम्ब्रेला था, नो अम्ब्रेला की जगह आ गया विदाउट, क्या आ गया, अब अम्ब्रेला तो लिखना ही पड़ेगा, विदाउट अम्ब्रेला, बगैर छाते के, कॉमा लगा के सेम लिख दो, आई विल नॉट गो आउटसाइड, यानी कि बगैर छाते के मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्लियर, बगैर छाते के मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो छाते पर एक बात बता दें, मुझे याद आ रही, बता दें, आप लोग छाते का यूज करते हो, बरसात में कभी कभी करते हो, मैंने कम से कम 15-16 साल से छाते का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे वजह थी। जब मैं बचपन में छोटा था, मेरे पिताजी ने छाते के लिए मुझे बहुत पीटा था, तो जब भी मैं छाता छूता हूँ मुझे याद आ जाती। क्या वजह क्या थी, वो वजह सुनो। एक क्या था, मेरा कजिन था, उसने छाता लिया, उसके पास वो बटन से प्रेस करने वाला छाता था, वो बटन से प्रेस करे वो खुलता था। अब वो साला मेरे पास आया, मेरे मुंह पे करे, तो मैं एकदम पीछे हट जाऊँ, बचूँ, और वो बहुत ताकतवर था, हेल्दी था, मैं कमज़ोर वैसे भी था, आज भी हूँ। अच्छा, तो मुझे दबना पड़ता था, लेकिन अब कुछ कर सकते नहीं थे। तो मैंने एक दिन पिताजी से कहा, पापा जाओ मेरे लिए छाता लेके आओ। मैंने कहा छाते ही छाता लड़ाएंगे साल, वैसे तो वो हमें मार देगा, पटक के मारेगा, लेकिन छाते में तो कोई दिक्कत नहीं है, छाते में छाते का लॉस होगा। तो मेरे पिताजी बेडरूम में सो रहे थे, मैंने उनसे कहा कि पिताजी छाता ले आओ। वो ठीक है जाओ, आ जाएगा। मैं वहीं खड़ा रहा, मैं कहीं नहीं गया। पिताजी ने 10 मिनट बाद फिर से करवट ली और देखा, बोले क्यों अभी तक गए नहीं, कह तो दिया आ जाए। मैं वहीं खड़ा रहा आराम से। हाँ क्यों नहीं गए, वो अभी चाहिए। अच्छा क्या, कुछ नहीं अभी चाहिए, आराम से मैंने ऐसे कहा। पिताजी ने कहा अब तो ठीक है चलो जा रहे हैं। वो गए। राजदूत पिताजी के पास बाइक थी उस समय, फटफट बड़बड़ करते हुए आ गए।
1 घंटे बाद वो छाता लेके आए और वो फिर वहीं जहाँ लेटे थे वहीं लेट गया, वो छाता रख लिया, तख्त पे लेटे थे वो। मैं बड़े आराम से दबे पैर गया, मैंने छाता उठाया, मुझे तो छाते से मतलब था, दुनिया से था नहीं, तुरंत लिया मैंने कहा अब देखते, अब मैं उसी को ढूंढने निकला, वो तो मुझे नहीं मिला। तो मैं जैसे जा रहा था, अब बचपन में एक छोटी सी एक लड़की थी, उसका नाम था कमला। मैंने कुछ दिन पहले एक गाना सुन लिया था, गाना था मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी। अब मैंने दिखा दिया अब होगा क्या, अब क्या होगा, कमला कह रही नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी। अच्छा हम लोग इतने समझदार नहीं थे जितने तुम लोग हो गए, हम तो बस गाने गा रहे थे। अच्छा वो कहे नहीं, मैंने कहा आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब वो नहीं आई तो मैं, अच्छा मेरे पास नया छाता, मुझे नए छाते का वो था, बड़ी खुशी थी, तो मैंने कहा तुम नहीं आए तो मैं ही आ जाता, मैंने उसके छाते के नीचे लिया। अब हम लोग घूम रहे और वहाँ से थोड़ी देर में पिताजी भी आ गए। अब मैं गाना गा रहा था, मैंने छतरी के नीचे आ गए और पिताजी भी पीछे चले आ रहे हैं। पिताजी ने कहा मैं भी बेटा आ रहा हूँ छतरी के नीचे। अच्छा बोले मुर्गा बनो, पूरे साल तो इसीलिए छाता मंगा रहा था, कमला को घुमाना था। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, बोले कुछ नहीं मुर्गा बनो। मुर्गा बनाया आधा घंटे, फिर सुटाई लगाई अच्छे से, मैंने कहा आज के बाद छाता नहीं लूँगा। तो वो अब मैं जब भी छाता छूता हूँ तो मुझे अपने पिताजी की वो याद आती है, तो मैं कहता हूँ बस ठीक है। हाँ जी, आप कॉन्सेप्ट समझ गए। आई हैव नो अम्ब्रेला आई विल नॉट गो आउट, क्या बनाया, तो पहले सेंटेंस में वस्तु का अभाव है छाते का, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे सेंटेंस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। तो क्या बना, विदाउट अम्ब्रेला आई विल नॉट गो आउट। दूसरा सेंटेंस देखो, यू डिड नॉट वर्क हार्ड, तुमने कठिन परिश्रम नहीं किया। यहाँ कठिन परिश्रम ना होने का अभाव, कमी हुई, कठिन परिश्रम नहीं होगा। यू विल नॉट पास, और तुम पास नहीं होगे। तो कठिन परिश्रम ना करने का अभाव, आपने जैसे देखा अभाव, तो अभाव यू डिड नॉट की जगह तुम विदाउट लगा दोगे तो ये नेगेटिव सेंस को कवर कर लेगा। अच्छा ध्यान रखना, जब ये जो प्रीपोजिशन है इनके बाद अगर वर्ब आ जाए तो जेरंड बनेगा। जेरंड मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई। अब आपको सर यहाँ क्यों नहीं किया, तो विदाउट अम्ब्रेलिंग, ये नाउन है, नाउन में आईएनजी लगती नहीं। फिर तो जिस किसी का नाम है मान के चलो जॉन, तो वो लिखेगा जॉनिंग, जिसका नाम है रौनक वो लिखेगा रौनकिंग। अब मैं मानवेंद्रिंग, देखो तो ये तो गलत है, नाउन में कभी आईएनजी नहीं लगती। ये क्या है, वर्ब है, क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, विदाउट वर्किंग हार्ड, कॉमा सेम लिख दो, यू विल नॉट पास। आप लोगों को कई बार सलाह दी जाती है, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट पास, बगैर कठिन परिश्रम के आप लोग पास नहीं होंगे। बेटा ये सेंटेंस आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए बनाइए। वेरी गुड, वेल डन, बहुत शानदार आंसर दिया आपने। तो इसमें अभाव किसका है, माय ब्रदर डिड नॉट रन फास्ट, मेरा निकम्मा भाई है तेजी नहीं दौड़ा। अब तेज नहीं दौड़ा तो यहाँ ना दौड़ने की कमी हुई, तो जिसका प्रभाव क्या पड़ा, परिणाम क्या होगा, कैच नहीं कर पाया, ट्रेन छूट गई। तो विदाउट आप क्या लिखेंगे, विदाउट वर्किंग, अच्छा विदाउट, इसमें रनिंग है, विदाउट रनिंग फास्ट, कॉमा माय ब्रदर लिख दो ही की जगह, ठीक है, क्योंकि जो ही है वही तो माय ब्रदर है। माय ब्रदर पूरा सेम, कुड नॉट कैच द ट्रेन। बोलो सच बताना ईमानदारी से, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, घबराहट, परेशानी, चिंता, जी घबरा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब बढ़िया है। बिसाइड्स के प्रयोग से, बिसाइड्स के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते, जब दिए गए, एक बार फिर से बोल दिया, बिसाइड्स के प्रयोग से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जब दिए गए सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट एक साथ दो काम करे, जब दिए गए सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट क्या करे, एक साथ दो काम करे, तो बाद वाले कार्य को पहले लिखकर, हमेशा ध्यान रखना, बाद वाले कार्य को पहले लिखकर बिसाइड्स के बाद दूसरे वाक्य से नाउन या जेरंड लिख देंगे। अब कॉन्सेप्ट समझो, अगर नाउन है तो तुम्हें नाउन ही लिखना पड़ेगा, लेकिन वर्ब है तो वो जेरंड बन जाएगा। तो जब भी इन प्रीपोजिशन के बाद तुम्हें वर्ब मिले तो आईएनजी लगाना, जेरंड बनेगी। नाउन है तो तुम कुछ कर नहीं सकते। जैसे पहला सेंटेंस लिखा, राम गेव हिज एडवाइस, राम ने अपनी सलाह दी।
ठीक है, राम ने हमें सलाह दी। ही गेव मी 100 रुपीज़ नोट, और उसने मुझे 100 रुपीज़ का नोट भी दिया। तो एक ही सब्जेक्ट दो काम कर रहा है, एक तो राम ने सलाह दी और 100 रुपये नोट भी दिया। इससे अच्छा क्या नहीं हो सकता कि सलाह भी दे रहा, नोट भी देगा। ठीक है, तो ये तो बहुत शानदार। अब यहाँ देखो, ये दोनों काम कर कौन रहा? राम। और राम गेव, यहाँ ही गेव, यहाँ कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे? राम, राम गेव। अब आप देखना, और यहाँ आपने लिखा मी, और इसमें से दूसरा काम तो यही होगा ना, ये दूसरा काम है ना, क्या ये दूसरा काम। तो अपन ऐसे लिखो, राम गेव मी 100 रुपीज़ नोट। अब आपने क्या लगाया? बिसाइड्स। क्या लगा दिया? बिसाइड्स, बिसाइड्स। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पर हिज प्रोनाउन है, तो सीधा लिख दो बिसाइड्स हिज एड। क्या बना? राम गेव मी 100 रुपीज़ नोट, राम ने 100 रुपये का नोट दिया बिसाइड्स हिज एड बाय, अपनी सलाह के अतिरिक्त। सलाह ऐसा बोल सकते हो, सलाह देने के अतिरिक्त राम ने मुझे 100 रुपये दिए। माय फादर पनिश्ड मी, मेरे बाप ने मुझे पीटा, पनिश किया। ही ऑल्सो बीट मी, और उन्होंने मुझे ठोका भी, पीटा भी। तो यहाँ पनिश भी होगा और वहाँ अच्छा चलो देखो, तो ये दोनों काम मेरे पिताश्री कर रहे हैं। माय फादर, यहाँ जो ही है वो पिताजी हैं। माय फादर, दूसरा सेंटेंस लिखो, ए ऑल्सो हटाओ। माय फादर बीट मी। बेटा बीट की सेकंड फॉर्म ए सेम होती, बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती, थर्ड फॉर्म बीटन होती, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता, बीट, वेट, बीटन। तो माय फादर बीट, क्या है? वेट। माय फादर बेट मी, फिर आप क्या लगाएंगे? बिसाइड्स। अब यहाँ से लिख दो पंसिंग। क्या लिख दो? पंसिंग। मी लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से आपने लिखा माय फादर, दूसरे सेंटेंस का वर्ब क्या है? बीट मी। माय फादर बीट मी, फिर लगाया बिसाइड्स, और पहले सेंटेंस का जो मामला था वो यहाँ ले गए। इसका क्या मतलब है? माय फादर बीट मी बिसाइड पंसिंग मी, मेरे पिता ने मुझे पनिश करने के अतिरिक्त मुझे पीटा। मेरे पिता ने मुझे पनिश करने के अतिरिक्त पीटा। तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त या फिर के अलावा। ठीक है, के अतिरिक्त या के अलावा, ये आप लोग बना लेंगे। बहुत शानदार सेंटेंस। ठीक है, ये मैंने आपके लिए दिया खास तौर से। मिस्टर यादव टॉट अस सिंपल सेंटेंस। मिस्टर यादव ने सिंपल सेंटेंसेस पढ़ा है। ही टोल्ड अस आ स्टोरी, और उन्होंने एक स्टोरी भी सुनाई। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आई होप आपने जेरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग को बहुत मज़ेदार ढंग से सीखा होगा। और अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बताएं। अगर आप कुछ अलग सेंटेंस भी बनाते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।